दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आज से वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो हम लोग सी लैंग्वेज शुरू करने वाले हैं आज से। तो चलिए देखते हैं सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, सी लैंग्वेज होता क्या, पहले इसके बारे में जानते हैं हम लोग। सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। सी एक जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे एट AT&T Labs, the USA between 1969 and 1973। 1979 और 1973 के बीच में यूएसए के AT&T लैब्स में डेनिस रिचे के द्वारा इस सी लैंग्वेज का डेवलप हुआ था। सी हैज़ बीन रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज एक मशीनी भाषा है जिसे हम लोग नहीं समझ सकते, तो इसलिए इसे समझने के लिए एक असेंबलर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वो कंप्यूटर की भाषा को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हम समझ पाते हैं। उसमें सी लैंग्वेज को असेंबली में लिखा गया है। सी इज अपडेटेड फॉर्म ऑफ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL, जिसे हम लोग बी लैंग्वेज भी कहते थे। बी लैंग्वेज को अपडेट करके उसका नाम सी लैंग्वेज रखा गया है। अब कुछ सी लैंग्वेज के फीचर्स को देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। सी इज ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक सिंपल और सरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग करना इजी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान होता है। दूसरा जो हम लोग का मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज जो है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है सी। इसमें इसमें जो भी प्रोग्राम होता है किसी भी मशीन पे, किसी अन्य मशीन पे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। मिड लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का यूज जो है हाई लेवल लैंग्वेज में भी होता है और लो लेवल लैंग्वेज में होता है, दोनों में होता है, जिसकी वजह से इसका नाम मिड लेवल लैंग्वेज पड़ा। पोर्टेबल, इसके प्रोग्राम को किसी भी प्लेटफॉर्म पे कंपाइल किया जा सकता है, रन कराया जा सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसके प्रोग्राम को, सी के प्रोग्राम को। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग इसमें फंक्शन बना बना के प्रोग्राम को छोटा से छोटा बना कर देते हैं, जिससे उसे समझना आसान हो जाता है और एरर डिटेक्ट करना भी आसान हो जाता है। 6 नंबर है फास्टर। इसका जो सी लैंग्वेज होता है, इसका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन बहुत ही तेजी से होता है, जिसकी वजह से लैंग्वेज थोड़ा फास्ट चलता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर होता क्या, क्योंकि हम लोग का है कंपाइल करेंगे। आखिर कंपाइलर होता क्या है? तो कंपाइलर ये होता है कि इट इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जो कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट कन्वर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू बाइनरी कोड, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। हम प्रोग्राम करते हैं तो अपने अपने समझ से करते हैं कि हमें समझ में आता है, बट वो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है, जिसकी वजह से कंपाइलर का यूज करके उसे कंपाइल करके उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। और फिर वो हमें आउटपुट देती है जिसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सी। तो देखते हैं सी का स्ट्रक्चर क्या होता है। हेडर फाइल नंबर 1 पे आता है। हेडर फाइल जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा पड़ा है इंक्लूड stdio.h। फिर दूसरा नंबर पे आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंट सी, जो है कि ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और मेन फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। इसे इसलिए ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसे लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, लेकिन अगर मेन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको केवल वहीं तक एक्सेस किया जा सकता है, वहीं पे एक्सेस किया जा सकता है। बट अगर जहाँ इंट सी मेन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जो कि वाइड मेन के अंदर करते हैं। फिर नेक्स्ट है बॉडी।
जो printf है गेट से ये सब बॉडी है उसकी। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी। इसका प्रोग्राम करके भी देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है, आगे देखेंगे प्रोग्राम करके। सी इनपुट आउटपुट, C is programming, sorry, in C programming we use scanf to read data and printf is used to print data। सी में जो है हम डेटा को रीड करने के लिए स्कैनफ का यूज करते हैं, और जो कि प्रिंटफ का यूज डेटा को प्रिंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेसिफायर। स्पेसिफायर क्या होता है? स्पेसिफायर इसमें कई तरह के स्पेसिफायर हैं, जैसे इंटीजर के लिए हम %d का यूज करते हैं, फ्लोट फॉर्मेट के लिए हम %f का यूज करते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेट के लिए हम %c का यूज करते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए हम %s का यूज करते हैं, लॉन्ग इंट फॉर्मेट के लिए हम %ld यूज करते हैं। अब इसको देखते हैं यूज कैसे करते हैं। स्कैनफ क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, प्रिंटफ क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन को। फिर इस स्पेसिफायर को यूज कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। चलिए जानते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं देव सी, जिसमें हम लोग प्रोग्राम करेंगे देव सी में। तो हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला हम लोगों का था वो जो स्ट्रक्चर था उसके बारे में लोग जानते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है कैसे। तो पहले बताया कि हेडर फाइल्स होते हैं। हैज इंक्लूड जो है जो प्रीप्रोसेसर होता है, इंक्लूड जो है जो प्रोग्राम में जो भी हेडर फाइल्स है उसको प्रोग्राम से इंक्लूड करने का काम करता है। ये उसका एक हेडर फाइल्स है जिसमें प्रिंटफ स्कैनफ इसमें होता है। इसका फुल फॉर्म जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होता है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स है। और एक और हेडर फाइल्स है जो डिफॉल्ट होता है, conio.h। इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। इसमें जैसे क्लियर स्क्रीन हो गया, गेट ch हो गया, ये सब फंक्शन। क्लियर स्क्रीन का यूज स्क्रीन को क्लीन करने के लिए, जो पहले पुराना आउटपुट है उसको हटाने के लिए टर्बो से में किया जाता है। गेट ch जो होता है, गेट ch फंक्शन जो होता है कि वो तब यूज करते हैं जब हम जैसे हम टर्बो सी में प्रोग्राम करते हैं, तो अगर उसका यूज ना करें तो हमें आंसर देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वो विंडो अपने आप बंद हो जाएगा। तो गेट ch इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो एक कैरेक्टर मांगता है, इनपुट करने की बोलता है। जब तक वो कैरेक्टर इनपुट नहीं होता है तब तक वो स्क्रीन होल्ड पे रहता है। तो अब ग्लोबल वेरिएबल जो बता रहा था उसको बाद में यूज करके बताऊंगा फिर किसी प्रोग्राम में। तो अभी चलते हैं आगे। ये वाइड मेन जो फंक्शन बताया था वो है। अब उसके अंदर बॉडी में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। जैसे इंट हो गया, इंट ए बी, मान लो एक सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, ए बी एंड सम। इसमें दो वेरिएबल चाहिए, ए एंड बी दोनों को जोड़ना है, फिर किसी तीसरे वेरिएबल में उसको इनपुट करना। अब इसके साथ साथ हम इनपुट आउटपुट को भी देख लेते हैं। ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब बॉडी लिखते हैं, क्या क्या बॉडी में रहेगा। शुरू करते हैं बॉडी को लिखना। अब जैसे हमको यूजर से इनपुट भी कराना है तो प्रिंटफ, जैसे वहां बताया कि डेटा को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं, तो वही यहाँ कर रहे हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक चीज और बताना है, अगर हम चाहते हैं कि एक लाइन छोड़ के हम ये प्रिंट हो तो उसके लिए हम \n यूज करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका कुछ थोड़ा स्पेस दे के आगे प्रिंट हो तो उसके लिए हम \t का यूज करते हैं। ये \t थोड़ा ज़्यादा स्पेस कर देता है, एक टैब मतलब 8 कैरेक्टर के बराबर, 8 या 10 कैरेक्टर के बराबर ये स्पेस प्रिंट करता है। तो प्रिंटफ का यूज तो समझ गए कि मैसेज या डेटा प्रिंट करने के लिए। अब स्कैनफ का यूज कर लेते हैं, डेटा को रीड करने के लिए स्कैनफ का यूज करते हैं। तो डेटा को रीड भी कर लेते हैं।
%d ए स्पेसिफायर आ गया, बताया सकता ना इंटीजर के लिए %d का यूज करते हैं, कुछ इस तरह इसका यूज करते हैं। अब जो वैल्यू हम लोग इनपुट कर रहे हैं, जो ए बी का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, वो किसी जगह स्टोर हो रहा है, तो उसके एड्रेस से हम वहां से वैल्यू उठाएंगे ए एंड बी। अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग फार्मूला लगा के, जोड़ दें। अब इसको प्रिंट करा देते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ कुछ एरर आ गया। एडिशन ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी का वैल्यू देख लेते हैं, प्रिंट करने के लिए % यूज करेंगे ही शो करने के लिए। अब यहाँ सम को हमें प्रिंट करना था, यहाँ सम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे, अब प्रिंट हो जाता है। इसमें गेट स्टेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप रोक देता है। इस कोनियो लगाया था, इसलिए इसको लगा दिया। तो अब इसको हम लोग सेव करते हैं। तो ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब इसको हम लोग कंपाइल कराते हैं। कंपाइल कराने के लिए इसमें F9 का यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है, कंपाइल हो रहा है अभी ये प्रोग्राम, तो टाइम लगेगा, पहली बार कंपाइल हो रहा है। तो कंपाइल अब हो गया है। अब इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए F10 का यूज करते हैं, या फिर हो सके ये कंपाइल, यहाँ कंपाइल होता है, यहाँ रन होता है। अगर F10 का यूज करें, सॉरी F11 का यूज F10 से रन होता है, अगर F11 यूज करेंगे तो कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा। तो रन हो गया। जैसा बताया, एक लाइन छोड़ के प्रिंट होता है बैकस्लैश से, तो एक लाइन छोड़ दिया और बैकस्लैश टैब से इतना स्पेस दे दिया। अब वैल्यू इनपुट करते हैं हम लोग, 5 6, 2 वैल्यू इनपुट किए हम लोग, और 6 5 11 दोनों को जोड़ के आंसर दे दिया। तो समझ में आ गई होगी इसका स्ट्रक्चर कैसे प्रोग्राम करते हैं, ये भी पता चल गया। और स्पेसिफायर क्या है ये भी पता चल गया, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी के बारे में भी पता चल गया, प्रिंट इनपुट आउटपुट के बारे में भी पता चल गया। तो ये सब पता चल गया आपको, इनपुट आउटपुट स्पेसिफायर, फिर स्ट्रक्चर जो था वो भी समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इस वीडियो में सी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सी के फीचर्स के बारे में जाने, कंपाइलर क्या होता है ये भी जाना, स्ट्रक्चर सी का जो सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा, प्रोग्राम करके भी देखा हम लोगों ने। सी इनपुट आउटपुट में जो स्कैनर प्रिंटअप था वो भी जाना हम लोगों ने। स्पेसिफायर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया होगा कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।